चाइना ने जब अपना बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया तो उसको दो जगहों से ख़ास तौर पर क्रिटिसिज्म का निशाना बनना पड़ा। एक तो इंडिया की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से, और उनकी अपनी ही एक दुखदायक कहानी थी। वो ये कह रहे थे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तानी कश्मीर से भी गुजर रहा है, उधर भी ये लगा रहे हैं, तो ये हमारी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है। लेकिन इसके अलावा अमेरिका और उनके एक दो और वेस्टर्न जो हमनवा हैं, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एज अ रिज़ल्ट होता यह है कि जब से BRI लॉन्च हुआ तो इंडियन मीडिया और वेस्ट के कुछ मीडिया आउटलेट्स हाथ धो के इसके पीछे पड़ गए। उन्होंने ये इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि ये डेब्ट ट्रैप है, कर्ज़ों का फंदा है। चाइना कर्ज़ों के फंदे के ज़रिए मुख्तलिफ मुल्कों को अपने चुंगल में फंसा रहा है और उसके ज़रिए फिर ये इन मुल्कों पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब देखें, ये जो मेंटलिटी है ना, ये वेस्टर्न ममालिक की अपनी मेंटलिटी है। इन्होंने एक मरतबा ऐसा किया हुआ है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी हमारे रीजन के अंदर? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या था? यही तो था, कर्ज़ों का फंदा। कर्जा देते गए मुख्तलिफ किंगडम्स को, यहाँ पर आ गए और आखिर में किंगडम ही हड़प कर लिया। और इस हद तक इन्होंने बेहूदगी दिखाई हुई थी कि अगर कोई मुल्क इनकी बात नहीं भी मानता था तो ये नाजायज़ बात पे भी जंग छेड़ देते थे। चाइना के अंदर ओपीएम वार इन्होंने ही छेड़ी ना। अफीम बेचने पे मना किया जब उन्होंने, चाइनीज़ जो किंगडम था उस वक्त वहाँ पर, जब उन्होंने कहा कि भाई आप अफीम मत बेचिए, यहाँ पे हमारी नौजवान नस्ल ख़राब हो गई है, छोटा बड़ा अफीम पीने लगा है, तो इन्होंने जंग छेड़ दी कि आप हमें अफीम बेचने और खेती करने से मना करते हैं। जंग छेड़ दी, उन्होंने लाखों लोग मार दिए। ये इनकी मेंटलिटी रही है वेस्ट वालों की। इनको लगता है सारी दुनिया इस तरह की है, मतलब हम ऐसे हैं ना तो बाकी भी ऐसे ही होंगे। तो चाइना के ऊपर उन्होंने इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की, इसी तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की, गोया कि चाइनीज़ गन पॉइंट पे मुल्कों को कहते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट बोल रहे हैं उस पर साइन करो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। इस तरह का माहौल मीडिया के अंदर इन्होंने बनाया। डेब्ट ट्रैप है, कर्ज़ों का फंदा, कर्ज़ों का फंदा, कर्ज़ों का फंदा, इस तरह का इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया चाइना के बारे में। कंपीट तो कर नहीं सकते, पैसा चाइना के पास ज़्यादा है और इनके पास ना पैसा है भी नहीं। जंगों पे पैसा लगाना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने ज़िंदगी भर इतना पैसा नहीं लगाया किसी मुल्क के अंदर। तो BRI स्टार्ट तो हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा इसको तनकीद का निशाना भी बनाया गया है। ऐसी ही तनकीद BRI के ऊपर नेपाल में भी राइट फ्रॉम डे वन जो इंडियन एजेंट वहाँ पर मौजूद हैं, इंडिया के पेरोल पे, वहाँ पर बहुत सारे सियासतदान भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, ये इंडिया के लिए काम करते हैं, बेसिकली हैं नेपाली लेकिन काम इंडिया के लिए करते हैं। उन्होंने इसके प्रोजेक्ट का बहुत विरोध किया। अच्छा, वहाँ पर अलग ही दुखड़ा था असल में। उधर चाइनीज़ जितना पैसा लेकर आ रहे थे, इंडिया उतना पैसा नहीं ऑफर कर पा रहा था। तो एज अ रिजल्ट कहा यह गया कि भाई आप माहौल ये बनाएं कि जो चाइना पैसे दे रहा है, यहाँ पर जो पैसे लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये असल में डेब्ट ट्रैप है, कर्जे का फंदा है। ऐसा माहौल नेपाल के अंदर भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर सफलता इंडिया को कुछ खास हासिल हुई नहीं। अब एक मरतबा फिर से वहाँ पर चूँकि इंडिया का इन्फ्लुएंस रिड्यूस हुआ है और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ा है, तो इंडियन एजेंट्स जो हैं वहाँ पर वो एक्टिव हो गए दोबारा से, और उन्होंने दोबारा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से ये नैरेटिव बनाना शुरू किया कि ये सारे के सारे कर्ज़ों के फंदे हैं। अब इसी को चलते वहाँ पर एक इंडिया के मंजूर नज़र जर्नलिस्ट हैं गजेंद्र बुधाथोकी। गजेंद्र बुधाथोकी मतलब शुरुआत से लेकर ही चाइना के विरुद्ध एक लाइन लेते रहे और प्रो इंडिया लाइन लेते रहे। इनकी राइटिंग से साफ तौर पर झलकता है कि एक प्रो इंडिया जर्नलिस्ट है। वहाँ पे इन्होंने पिछले दिनों एक ट्वीट किया और अजब सा ट्वीट किया। उन्होंने ये किया कि देयर सैड दैट द लोन टेकन फॉर पोखरा एयरपोर्ट इज 2% इंटरेस्ट रेट, इट इज़ 5%। एक बड़ा दावा कर दिया उसने कि ये जो पोखरा एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर, पहले ये बता दूं आपको ये पोखरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है क्या। पहले दिन से लेकर इंडिया और वेस्ट वाले इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये दूसरा बड़ा शहर है नेपाल का, पोखरा। मेरे ख्याल से खटमंडू सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है। यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है, दूसरा बड़ा शहर है नेपाल का, एयरपोर्ट नहीं है। अब एयरपोर्ट ना होने के कारण राइट फ्रॉम 1970s ये वहाँ एयरपोर्ट बनाना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक मसाइल हैं, टेक्नोलॉजिकल मसाइल हैं और पैसों के भी मसाइल रहे हैं, तो ये बना नहीं पा रहे थे। राइट फ्रॉम 1970s ये एक वहाँ पर प्रोजेक्ट लगाने का इन्होंने कोशिश की हुई है नेपाल वालों ने, हो नहीं पा रहा था। जब BRI आया
तो इन्होंने कहा कि हम फ़ायदा उठाते हैं चाइनीज़ पैसों से, ये प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट ओके कर दिया था PRI के अंदर। लेकिन इंडिया ने वहाँ पर विरोध करना शुरू किया, वेस्ट ने विरोध करना शुरू किया। इनके विरोध की वजह पता है क्या थी? ये कह रहे थे कि यहाँ अगर चाइना प्रोजेक्ट बनाएगा ना तो एयरपोर्ट्स के ऊपर वो सर्विलेंस का निज़ाम सारा कुछ वही लगाएंगे अपना, और फिर नेपाल में कौन आ रहा है कौन जा रहा है सारा हर पैसेंजर के ऊपर ये नज़र रखेंगे। आपको पता है नेपाल जो है रॉ की कार्रवाइयों का गढ़ रहा है। वैसे नेपाल के अंदर रॉ जो है ट्रेडिशनली बड़े उसके एसेट्स भी वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, बहुत कुछ वो करते रहते हैं नेपाल के अंदर, एक वहाँ पर B टीम के तौर पर नेपाल को यूज़ करते रहे शुरुआत से लेकर। तो इंडिया को ये चिंता सताने लगी कि अगर यहाँ चाइनीज़ सर्विलेंस करने लगे तो फिर हमारे बंदे तो सारे जबरदस्त हो जाएंगे, इनके पास तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी अगर ये इस तरह से एयरपोर्ट की सर्विलेंस इनके पास रहेंगी तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट का इसी वजह से स्ट्रेटेजिक वजूहात थी, इन्होंने विरोध करना शुरू किया और उसके चलते मुख्तलिफ इल्ज़ामात इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाते रहे। पहले जब ये $305 मिलियन का एक प्रोजेक्ट ये अनाउंस हुआ तो पहले इन्होंने ये विरोध करना शुरू किया कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है जी, ये तो डबल से डबल हो गया, इतनी बड़ी कॉस्ट है, असल में ये 305 का आधा होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत बड़ा वहाँ पर इशू बन गया था पहले। इसके चलते चाइना ने क्या किया कि इसका रिवाइज एक एस्टीमेट उन्होंने बनाया और 305 से कम करके $216 मिलियन पे डन किया इन्होंने। इतना ज़्यादा कॉस्ट उन्होंने रिड्यूस कर दी इस प्रोजेक्ट की, 305 से 216 पे लेकर आ गए। और उसके बाद भी ये जो $216 मिलियन का जो अमाउंट है उसमें भी क्वार्टर जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो ऐसे ही एक तरह से बिना ज़ीरो इंटरेस्ट के वो उनको दिया जाएगा। बाकी का जो अमाउंट है वो 2% पे चार्ज होगा। लेकिन अब ये जो प्रो इंडिया जर्नलिस्ट है इसने एक बड़ा दावा किया कि ये 2 नहीं 5% है। हालांकि ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 2% है, 5% नहीं है। लेकिन इसने एक बम फोड़ा इस पे। नेपाल के अंदर जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं चैन सॉन्ग, उन्होंने इसको रिप्लाई किया। उन्होंने रिप्लाई ये किया कि वर्स्ट लाइज दैट आई एवर सॉ, इट इज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन येट यू डेयर टू लाई अबाउट इट। भाई साहब, ये पब्लिक डोमेन की चीज है, सारी दुनिया देख सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, 2% लिखा है या 5% इंटरेस्ट रेट लिखा है, सब देख सकते हैं, सबके पास अवेलेबल है ये डेटा, दुनिया भर के प्रेस में भी छपा है, सारा कुछ 2% पे ही है। तो इस पे इन्होंने मजीद इनको चुनौती देते हुए कहा है कि आई विल पब्लिश विद प्रूफ, मैं साबित करूंगा, मैं प्रूफ के साथ साबित करूंगा। तो इस पे एम्बेसडर कहता है चाइना का कि वी डिमांड अ फॉर्मल अपॉलॉजी फ्रॉम यू एंड हुएवर पीपल यू रिप्रेजेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हुएवर पीपल यू रिप्रेजेंट। क्लियरली नजर आ रहा है कि पीछे से इसको चाबी दी गई है, चाइना को गंदा करो। और इस पे ये कह रहा है तुम्हारे पीछे जो है ना उनसे भी हम बोल रहे हैं, हमसे माफ़ी मांगो, तुमने झूठ बोला है। देखें ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना पड़ा हुआ है, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, ये सब देख सकते हैं, उसमें 2% ही लिखा हुआ है असल में, और ऐसा ही है, मतलब क्लियरली लिखा हुआ है कि क्वार्टर जो लोन होगा वो इंटरेस्ट फ्री होगा और बाकी का जो लोन होगा उस पर 2% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे चाइनीज़, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। और 2% को इतना बड़ा इंटरेस्ट है नहीं वैसे। अब इस पर जब इसने कहा कि आप हमसे माफ़ी मांगे तो आगे से ये कहता है जर्नलिस्ट कि डू नॉट इंटिमिडेट मी, नो योर बाउंड्रीज मिस्टर जैन, आई हैव एविडेंस फ्रॉम द नेपाल गवर्नमेंट। मेरे पास नेपाली हुकूमत का एविडेंस है, अपनी बाउंड्रीज को जानो, इस तरह से मुझे तंग मत करो। तो चाइनीज एम्बेसडर ने इसको कहा कि व्हेन यू स्प्रेड लाइज डू यू हैव एनी बाउंड्रीज, तुम जब झूठ बोलते हो तो क्या तुम्हारी कोई बाउंड्रीज होती है? तुम मुझे बोल रहे हो नो योर बाउंड्रीज, तुम जो झूठ बोलते हो इसकी कोई बाउंड्रीज है? और फिर इन्होंने कहा कि पब्लिश द प्रूफ। ये ज्यादा आप जो है ना चपड़ मत करें, अगर प्रूफ है तो दुनिया को दिखाएं। कितना ज्यादा ओपनली वो उसको बोल रहा है कि अगर प्रूफ है ना तुम्हारे पास, इतने बड़े को तुम बाहुबली बन के फिर रहे हो तो प्रूफ दिखाओ दुनिया को। नहीं दिखाया अभी तक, 3-4 दिन हो गए इस वाक्य को, नहीं दिखाया। किधर से दिखाएगा जब एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ ही, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में 2% है, ऐसे ही 5% हवाई फायर उन्होंने मारा, ऐसे ही बस किसी ने बोल दिया कि इसको गंदा करो, इस प्रोजेक्ट को, तो गंदा करने में लग गए भाई साहब। अब मैं इसी हवाले से इंडिया के जो यूरेशियन टाइम्स न्यूज आउटलेट है इसमें NC बिपिंद्रा
एक बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, लेकिन ये अक्सर चाइना के खिलाफ लिखते रहते हैं। उनका एक आर्टिकल आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ी सी डिटेल उसके अंदर मौजूद है इस कॉन्ट्रैक्ट की। है वो आर्टिकल वैसे ज़्यादातर चाइना के खिलाफ ही लिखा हुआ है, इसी प्रोजेक्ट के खिलाफ ही लिखा हुआ है, एक तरह से इंप्रेशन ये मिल रहा है पढ़ के। लेकिन इसकी कुछ हिस्से में दिखाना चाहूँगा। चाइना होस्ट लार्जेस्ट एवर BRI इवेंट, फियर इमर्ज नेपाल्स पोखरा एयरपोर्ट कुड बी अ चिकन फॉर्म। ये 17 अक्टूबर 2023 का आर्टिकल है। इसके अंदर वो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेशन छपी थी इसी हवाले से। न्यूयॉर्क टाइम्स वाले भी कमाल करते हैं वैसे, एक इंजीनियर को पकड़ के और उसने जो बातें की हैं, एक इंजीनियर है, अब इस प्रोजेक्ट पे बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। वो इंजीनियर कहता है कि मैंने फला रिपोर्ट नहीं देखी, फला रिपोर्ट नहीं की। भाई तुम्हें क्यों दिखाएं? तुम्हें क्यों, तुम हो कौन, तुम्हें क्यों दिखाएं? तुम गवर्नमेंट हो, तुम कोई ऑडिटर हो, तुम्हें क्यों दिखाएं चाइनीज कि ये रिपोर्ट है या नहीं है? सोचने की बात है ना। लगा दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उस पर कि नहीं ये इंजीनियर ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है। ये कौन इंजीनियर है, मतलब इसको क्यों दिखाएं चाइनीज? ये कि कंपनी का मालिक है, ये कौन है भाई? इसके ओपिनियन पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इतना बड़ा आर्टिकल छापा हुआ है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन एनीवे, यूरेशियन टाइम्स के इस आर्टिकल का ये हिस्सा जरा देखिए कि दिस मेंट ओनली चाइनीज फर्म्स कुड बिड फॉर द एयरपोर्ट वर्क। CAMC जो कि सरकारी वहाँ की इंजीनियरिंग कंपनी है चाइना की, CAMC बिड फॉर द वर्क विथ $305 million, which was estimated to be twice the cost that Nepal had estimated for the project. This bid faced criticism and raised Nepali politicians ire, who called the price outrageous and the tender to be rigged. This forced CAMC to revise the cost, bringing it down to $216 million and reducing the bid cost by 1/3. In 2016, a 20-year agreement was signed between China and Nepal, under which a quarter of the final bid amount was to be given as an interest-free loan. Kathmandu borrowed the remaining amount from the Export-Import Bank of China at 2% interest. Nepal was to begin repayment only in 2026, but construction began a year after the Chinese loans to Nepal were approved. अब मेरा ये सवाल है, 1970 से नेपाली ये प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे थे, यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना चाह रहे थे अपने दूसरे सबसे बड़े शहर के अंदर। 1970 से लेके इंडिया किधर था, अमेरिका किधर था? आपने क्या हेल्प की नेपाल की, बताइए क्या किया आपने इनके लिए? 1970 से लेकर 2016 तक कितना अरसा बनता है? 46 साल बनते हैं, 46 ईयर्स। आप किधर थे? इनको पैसा ऑफर किया आपने, टेक्नोलॉजी ऑफर किया आपने, कुछ किया आपने इनके लिए? नहीं किया। अब जब चाइनीज कर रहे हैं तो उसके पीछे पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इस तरह तो उस तरह तो ये सारे ढकोसले हैं। सिर्फ पैसों के एतबार से ये कम्पीट नहीं कर सकते चाइना के साथ, मतलब इंडिया नहीं कर सकता, बिकॉज चाइनीज हैव गॉट डीप पॉकेट्स। उनके पास पैसे ज़्यादा हैं। असल उनका गेम ही यही है कि वो पैसे ज़्यादा है उनके पास। असल में 5-6 गुना बड़ी इकोनॉमी है इंडिया से, तो वो ज़्यादा पैसे ऑफर कर रहे होते हैं, ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं मुख्तलिफ मुल्कों को ऑफर करने के लिए। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि जब आप कम्पीट ना कर पाएँ तो झूठ बोलना शुरू कर दें कि नहीं ये ऐसा है तो वैसा है, तो डैप ट्रैप है तो सर्विलेंस करेंगे। आई थिंक कंपटीशन फेयर होनी चाहिए और बेबुनियाद इल्ज़ामात से गुरेज करना चाहिए।